ने हमें जान भी दी और बुद्धि भी। प्रोफेसर अरुण कमल जी, eminent scholar, poet, critic. I'm glad that you see this is our second meeting, but he's a great poet and very good human being. then श्री अभिषेक शुक्ला जो चर्चा का विषय रहे हैं पिछली एक दहाई में, प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जो काव्य कविता के जान है, और मैं उनका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान, बहुत सारा परिचय आपने दिया उनका, मगर एक परिचय ये रह गया कि ये मैनेजमेंट के आदमी होते हुए गज़ल गाते हैं, और ये डीन है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। थोड़ी सी बातें आपसे कर लें जो आज के गंभीर विषय हैं। आप जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पिछले कई दहाई में बड़ी प्रोग्रेस की है, बड़ी तरक्की की है। ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, क्या टेक्नोलॉजी। 2000 में रिलायंस का एक छोटा सा प्लास्टिक हमारे पास था और हम चारों तरफ दिखाते हुए घूमते थे कि ये देखो, ये रिलायंस का हमारे पास। जिसके पास नहीं था वो कहता था कि ये काश हमारे पास हो। ये टेक्नोलॉजी आज इस तरह से आ गई कि आप किसी को फोन कीजिए कि आप जरा बात कर लीजिए, तो वो अपनी फोटो दिखाना चाहते हैं। ऐसे बात नहीं होगी जब तक कि आप सामने उनकी तस्वीर न देखें। ये मुश्किल आ गई है, और अगर ये मुश्किल 12 साढ़े 12 बजे रात में आए तो क्या होगा। सो ये टेक्नोलॉजी है जो अभी कहाँ रुकेगी जाके किसी को पता नहीं। बड़ी तरक्की की साइंस ने, और लोग उसकी तरफ दौड़े जा रहे हैं। कई मुझे ऐसा मौका मिला कि जो आईआईएम के डायरेक्टर्स थे, वहाँ इसरो के डायरेक्टर थे, वहाँ आईआईटी के सारे डायरेक्टर्स मौजूद थे, और सब के सब बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा हुआ इन्होंने टर्म जो है आर्टिफिशियल रखा है, रियल इंटेलिजेंस नहीं रखा। इसलिए कि इनको रियल इंटेलिजेंस मिलने वाला नहीं, ये सब आर्टिफिशियल। टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे बढ़ाया। अब जो जिस तरह की स्पर्धा है, एक दूसरे से लोग आगे निकल जाना चाह रहे हैं। आपने देखा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी 2 दहाई में आगे बढ़ी, वैसे वैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। आज किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए और पूरा घर, एक एक घर कांप जाता है कि कहीं एक बम हमारे ऊपर न गिर पड़े। ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आई है हिरोशिमा और नागासाकी बनाने के लिए। आइंस्टाइन ने मना किया था अपने स्टूडेंट्स को, जो जर्मन स्टूडेंट्स थे। बाय द वे, मैं आइंस्टाइन की लैबोरेटरी में भी काम कर चुका हूं।
मना किया था उसने कि देखो इसको ले जाके कहीं फ्लोरिडा वगैरह में डाल दो, इसको रेगिस्तान में ले जाओ, ये ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन पॉलिटिशियन की कितनी तेज नजर होती है, उन्होंने देख लिया कि कोई बात नहीं है, ये तो हमारे पास है। और आप देखिए किस तरह से उन्होंने उसके जो पूरा हिरोशिमा और नागासाकी राख में बदल गया। ये तो कमाल जापानीज का है कि उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का काम किया और दोबारा बनाया। आज भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है, उसका टारगेट कोई और नहीं है, ह्यूमन लाइफ है। कहां गए विष्णु शर्मन जी जो पंचतंत्रा लिख के गए थे, 5 तंत्र बता के गए थे कि देखो ये तंत्र अपने पास रखो, ये पॉलिटी अपने पास रखो, तुम्हारी लाइफ बनेगी, तुम्हारे स्टूडेंट्स की लाइफ बनेगी। तुम जिनको पढ़ाओगे, जिनको सिखाओगे, वो अपनी जनरेशन को पास ऑन करेंगे। हम क्या पास ऑन करने लगे हैं? जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? लड़ाइयां, झगड़े, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्पैरिटी। ये इस प्लेटफॉर्म से सोचना पड़ेगा, का से कविता से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज के साइंटिस्ट जो है वो कविताएं नहीं पढ़ रहे हैं और गलत गलत कविताएं पढ़ के भी जा रहे हैं, ऐसा भी है। ये व्हाट्सएप की जितनी कविताएं हैं ये यही पढ़ते हैं। असली उसका जो स्पर्श है वो नहीं देख पा रहे हैं कि कविता क्या करना चाहती है। कविता खुरदरे हाथों को मुलायम बना रही है। और तमाम सारे दर्शन देख लीजिए, जितने भी विषय हैं उनको देख लीजिए। जब सब कुछ मिटा देगी टेक्नोलॉजी, तो मुड़ेगी इधर, अब आप ठीक कीजिए। तो यही कविता अपने विमर्श लेके उठेगी और बताएगी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजी आता है। जलियांवाला बाग गन्स ने मार दिया, इनोसेंट लोगों को मारा। गांधी अगर वहां पर होम रूल की तरफ चले जाते तो उनका भी नाम उन्हीं में से एक में हो जाता। लेकिन वो आदमी वो कविता के साथ था, तो उसने नॉन कोऑपरेशन का नारा दिया। हम ऐसों के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे जो हमारे इनोसेंट लोगों को खत्म कर दें, मजबूर लोगों को। ये कविता, इसने बड़े बड़े जेल तोड़े हैं, बड़े बड़े जिंदान के दरवाजे चकनाचूर कर दिए। हिंद का जिंदा कांप रहा है। किसने? शायर लिखने वाले थे। उकताए हैं कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। ये जंजीर तोड़ने वाली कविता थी, जिसकी आवाज दूर दूर तक गई। और सिर्फ साहित्य है। अरुण कमल जी बैठे हुए हैं, शुक्ला जी बैठे हैं। ये सिर्फ साहित्य है कि जो सब खत्म होगा तो साहित्य इसको फिर से इसको बनाएगा। इसलिए कि साहित्य का नाम ही समाज का दर्पण है। यह समाज का दर्पण है।
किसी भी लैंग्वेज में ले लीजिए, लिटरेचर इज मिरर ऑफ द सोसाइटी। अदब समाज का आईना है, ये आईना है। इस आईने में दो इमेजेस और हैं। अभी आपने बहुत खूबसूरत आवाज सुनी कैफी आजमी का, ये कुछ कलाम पढ़ रहे थे। वो भी है, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। क्या कैफियत है उसमें कैफी आजमी की, हमारी कैफियत है, हम अपने आप को उसमें देखते हैं। तो एक तो चित्रण है जिसको हम पेंटिंग कहते हैं, वो हमारे सामने आती है जब हम कविता लिखते हैं तो, और दूसरी वो संगीत है। कविता और संगीत को अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए बेस्ट थेरेपी सामवेद में उस संगीत से दी गई है। आप सामवेद पढ़िए, उसमें ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि जो आपकी जटिल से जटिल बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप कुरान को लहने दाऊदी में पढ़ दें, हो सकता है कि मुर्दा जिंदा हो जाए। तो साहित्य का कोई जवाब कोई विषय ला के दे नहीं सकता। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी तरक्की को हम तरक्की कहते हैं, साहित्य की तरक्की को तरक्की नहीं कहते। इसमें क्या नहीं है, इसमें जो वतन की बात है वो टेक्नोलॉजी, वो तमाम अपने डिफेंस को बनाने के बाद भी टूट रही है। लेकिन ये जो वतन है, ये जो नेशनलिज्म है, इसका कोर है साहित्य। मैं बनारसी हूं, ये मेरा नेशनलिज्म है। मैं जेएनयू में 42 बरस गुजार चुका हूं, ये मेरा नेशनलिज्म है। मैं 4 साल से हैदराबाद में हूं, मैं अपने आप को इनसे अलग नहीं मानता। वही कविता जो बनारस में सुना चुका, वो हैदराबाद में सुनाता हूं तो वही फीलिंग महसूस आती है। उसी तरह से लोग दाद देते हैं, तो इसमें हमको कोई फर्क नहीं नजर आता। ये है हमारा नेशनलिज्म। इसका परिचय नहीं दिया जा रहा, इसका परिचय देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कविता में कटाक्ष भी है, और वो उर्दू हो या हिंदी हो, अलग करने वाले लिपि के एतबार से अलग कर लें, मगर हमें इसमें बहुत फर्क नहीं नजर आता। लिपि बदलने के बाद भी उसको आप समझ सकते हैं। शब्द कुछ हो सकते हैं कि कठिन हो, मगर उसका जो अभिप्राय है वो आप तक जाएगा। मैं नहीं मानता जब नीरज ने कहा कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। वो कहता है एक जगह कि उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। अरे ये उम्र है, ये तो उतरते हुए देख रहे हैं हम, इसको चढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं। ये है कटाक्ष। हम कहां जा रहे हैं? बड़े लोग हैं जिन्होंने कहा, और यही एक कविता है, यही एक पोएट्री है, यही एक शायरी है जो गालिब की जबान से बाहर आई। कहता है, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। मुझे एक ट्रिब्यूट इस प्लेटफॉर्म से
निराला को भी देना है। क्या कहता है वो? कहता है बाहर मैं कर दिया गया हूं। आप लोगों ने सुनी होगी पोएट्री निराला की, है? क्या पोएट्री है। कहता है बाहर मैं कर दिया गया हूं, भीतर पर भर दिया गया हूं। ऊपर वो बर्फ गली है, नीचे ये नदी चली है, सख्त तने के ऊपर नर्म कली है। आप देख रहे हैं ये विमर्श क्या है? ये सख्तियां हैं, मगर उसके बाद भी हम अपनी जबान से बहुत नर्म लहजे में बात करेंगे आपसे। सख्त तने के ऊपर नर्म कली है, इसी तरह हर दिया गया हूं, बाहर मैं कर दिया गया हूं। आंखों पर पानी है लाज का, राग बजा अलग अलग साज का, भेद खुला सविता के किरण ब्याज का, तभी सहज वर कर दिया गया हूं, बाहर मैं कर दिया गया हूं। भीतर बाहर, भीतर बाहर, बाहर भीतर, देखा जब से हुआ अनश्वर, माया का साधन ये सस्वर, ऐसे ही घर दिया गया हूं, बाहर मैं कर दिया गया हूं। कबीर ने रेनेसांस को जब जन्म, रेनेसांस का आदमी था कबीर, बता रहा था, सबको बता रहा था, ये माया जाल में मत पड़ो, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, केशव के कमला है बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत है बैठी ब्रह्मा में गई पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो ये सब अकथ कहानी, अकथ कहानी। एक ट्रिब्यूट मैं चाहता हूं कि हल्का सा एक शेर दुष्यंत कुमार का भी पढ़ दूं। आज मेरा साथ दो, वैसे मुझे मालूम है, पत्थरों में चीख हरगिज कारगर होती नहीं। साथ दो, पत्थरों में चीख लेकिन कारगर होती नहीं। मैं एक आखिर में दुष्यंत कुमार की, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। दिस इज हाउ यू नो, ये पोएट्री, ये कविता है, आप समझिए। एंड आई टेल यू, ये जो इस वक्त दलित साहित्य है, इसको जो हिंदी ने चरम सीमा पर ले जाके रखा है, ये बड़ा काम है। किसी साहित्य ने ये काम नहीं किया। कोई साहित्य दबे कुछ लोगों की आवाज नहीं उठाता। ये मैं कहता हूं कविता के माध्यम से, और इसमें बहुत बड़ा योगदान कविता का है। तालाब में सबको चुटिया नजर नहीं आती, मगर इस साहित्य की नजर जाती है उस छोटे छोटी चुटिया के ऊपर, जिसके पानी के अंदर एक लाश दबी हुई है। ये देखता है कवि और जगाता है लोगों को कि तुमने जुल्म किया है। और मैं आपके सामने स्त्री परामर्श को भी जानता हूं। उर्दू हिंदी दोनों ने, ये मीराबाई हो, महादेवी वर्मा हो, आज भी जो कवित्रियां हैं वो अपना फर्ज पूरा कर रही हैं। उर्दू में पिछले दिनों किश्वर नाहिद, परवीन शाकिर, फहमीदा रियाज, और उधर जाएंगे आप शिराइशी काजुको और जापान में, ली सिकायू चाइना में, बिंतुल हुदा अरबिस्तान में, लेबनान में
फातिमा राकेई ईरान में, फर्रुखजाद, परवीन एहतसामी, मगर परवीन शाकिर की एक पोइट्री सुनिए आप, कि डसने लगे हैं ख्वाब मगर किससे बोलिए, मैं जानती हूं पाल रहूं हूं सपोलिए, बस ये हुआ, देखिए जगाती कैसे, बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो लिए। खुशबू नई है और नया कैनवस भी है, फिर तश्तरी में रंग पुराने ना घोलिए, हमको उससे निकलना पड़ेगा। तो ये कविताएं मैं कहता जाऊंगा, वक्त गुजरता जाएगा, छोड़िए उसको, हटाइए। अब मैं आपको एक अपनी गजल सुना देता हूं, आपसे विदा लेता। सुनिए, मतलब कि जो कभी, ऋषभ जी सुनिएगा, शुक्ला जी, प्रोफेसर अरुण, कि जो कभी थी ही नहीं उस दोस्ती का क्या करूं, जो कभी थी ही नहीं उस दोस्ती का क्या करूं, वो जो गुजरी ही नहीं उस जिंदगी का क्या करूं, ये जो गुस्सा है चलो अपना है। रहीम सुनना, पठान हो तुम, एक पठान की तुम्हारे पीछे भी हैं, अफगानिस्तान से आए, आर्मेनिया से भी वो आई हुई है, देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्मेनिया का, पर्शियन लिटरेचर से बहुत क्लोज हैं ये लोग। कि जो कभी थी ही नहीं उस दोस्ती का क्या करूं, वो जो गुजरी ही नहीं उस जिंदगी का क्या करूं, अरे ये जो गुस्सा है चलो अपना है मैं पी जाऊंगा, ये जो गुस्सा है चलो अपना है मैं पी जाऊंगा, वो हंसी जो आ रही है उस हंसी का क्या करूं, तो गुस्सा है चलो अपना है। और होश देता है मुझे खामोश रहने की सलाह, होश देता है मुझे। ये बच्चे हमारे समझ रहे हैं कि नहीं, जरा हाथ उठाना, समझ नहीं आ रहा, ये इतने बड़े बच्चे को नहीं कह रहा। होश देता है मुझे खामोश रहने की सलाह, बेखुदी में पूछ लेता हूं खुदी का क्या करूं। अब फूल मुझसे कह रहे हैं मुस्कुराने के लिए, फूल मुझसे कह, देखिए मैं आज की जबान इस्तेमाल करता हूं, पुराने जमाने की नहीं है, इसलिए समझने में आसानी नहीं होगी। फूल मुझसे कह रहे हैं मुस्कुराने के लिए, कश्मकश में हूं कि आंखों की नमी का क्या करूं। फूल मुझसे कह रहे हैं मुस्कुराने के लिए, अच्छी लगती है गजल दुनिया के हर महबूब को, अच्छी लगती है। मैं पूरी गजल कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जुल्फ़ो लबो रुखसार। अच्छी लगती है गजल दुनिया के हर महबूब को, कोई कह सकता नहीं इस शायरी का क्या करूं। शायरी सबको पसंद है, हमारे यहां तो बगैर गाने के फिल्म ही नहीं बनती। अच्छी लगती है गजल, छू लेने दो नाजुक होंठ, कुछ और नहीं है जहां, साहिर का है ना। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है ना। इस मैं को मुबारक चीज समझ, माना कि बहुत बदनाम है ये। अच्छी लगती है गजल दुनिया के हर महबूब को, कोई कह सकता नहीं इस शायरी का क्या करूं। आखिरी शेर सुन लीजिए कि मैं अगर इंसान बनाऊंगा तो मारा जाऊंगा। नसीरुद्दीन फरीद साहब, मैं अगर इंसान बनाऊंगा तो मारा जाऊंगा, कोई बतलाए मुझे इस आदमी का क्या करूं। मैं अगर इंसान बनाऊंगा तो मारा जाऊंगा, कोई बतलाए मुझे
इस आदमी का क्या करूं, लायके दीदार है एक ऐन भी ऐनुल हसन। ऐन का मतलब आंख है और ऐन अल्फाबेट भी एक है, ऐन गैन। तो लायके दीदार है एक ऐन भी ऐनुल हसन। इस पे जिसका रुख नहीं उस बेरुखी का क्या करूं, जो कभी थी ही नहीं उस दोस्ती का क्या। एक बार फिर आप सबको बधाई यहाँ आने के लिए। और कविता का से कविता के लिए इसको इसी तरह जिंदा रखिएगा और बहुत जितने लोग इससे वाबस्ता हो सकें, इससे जुड़ सकें, उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर बधाई हो आपको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी जानकारी, इतनी खूब